दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। दोस्तों एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने पहले से ही मुसीबत में घिरी मोदी शाह सरकार को और भी मुसीबत में डालने का काम कर दिया है। आखिर खबर क्या है? सोशल मीडिया से जुड़ी है। बड़ी मुसीबत देने वाली खबर है। पूरी खबर बताएंगे संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या है ये पूरी खबर और किस तरह मुसीबतें बढ़ने वाली हैं इस सरकार की? देखिए अंशु जी, आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और इस खबर ने हिला दिया है पूरा का पूरा सरकार, पूरा का पूरा सिस्टम, प्रधानमंत्री बुरी तरह से हिले हुए हैं। और वैसे भी हिंदू परंपरा में एक बात कही जाती है अंशु जी, कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही यही है। एक बात और कही जाती है कि जहां से आप निकलते हो, कई बार अंत आपका उसी जगह पर जाकर होता है। सोशल मीडिया के जरिए सत्ता में आए प्रधानमंत्री मोदी अब सोशल मीडिया के जरिए ही क्या विदा होने जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर कब्जा करने की छटपटाहट क्यों निकलकर सामने आ रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ भी चला ले, अब तो भाजपा भी मानने लगे हैं यार कि मेरे अपने घर में डिबेट पे बैठता हूं तो मेरे घर वाले चैनल बदल देते हैं। अब लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को सुनना नहीं चाहते, विश्वसनीयता जीरो हो गई, चैनल लगातार घाटे में जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जो सच निकलकर सामने आ रहा था, सरकार ने फेसबुक और खासतौर से इंस्टाग्राम पर जो प्रेशर डाला। मेरा खुद का एक यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू वाला फोटो डाला, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने डिलीट कर दिया। अब वो कब तक कर हम्म। पाएंगे। सोच लीजिए कि 146 करोड़ भारतीयों ने कह दिया कि हम फेसबुक यूज नहीं करेंगे, तो कहां जाएगा फेसबुक वाला। मार्क जुकरबर्ग बाप बाप करते करते इधर से उधर भागते रहेंगे। इस बीच मोदी जी रील बनाते हुए भी नजर आए, अपने आप को यंग दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन 76 साल के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार ने लाठियां बरसाई युवाओं पर, पैलेट गन चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनको इस देश के जज जी ने अब अपना मानने से इनकार कर दिया है। और सीधे कह दिया है कि मोदी जी थैला उठाना चाहो, ब्रीफकेस उठाना चाहो, बक्सा उठाना चाहो, झोला। संदूक उठाना चाहो, या अडानी साहब का जहाज लेकर जाना चाहो, जो भी हो, आप कुर्सी से उतर जाओ। और मूड ऑफ इंडिया आ गया है। एक ऐसा सर्वे अरे! जिसकी जिसकी अपनी विश्वसनीयता है अंशु जी। उस मूड ऑफ इंडिया के सर्वे ने ये कह दिया कि मोदी जी अब विदा हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा समय आपसे थोड़ा सा और लूंगा। मैं चाहूंगा कि एक एक करके वो तमाम चीजें दिखा दी जाए, उसके बाद हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मूड ऑफ इंडिया ये सर्वे है पोल ट्रैकर का, और इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है अंशु जी। सैंपल साइज क्या है? चार जी। लाख पैंतीस हजार चार सौ इक्यावन का सैंपल साइज है। ओह! और ये जो सैंपल साइज है, ये कोई छोटा मोटा सैंपल साइज नहीं है। और ये बताता है कि इस देश में लोकप्रियता का जो पैमाना है, कि कौन ज्यादा लोकप्रिय है, कौन ज्यादा युवाओं को पसंद आ रहा है, वो उस पैमाने पे अगर आप तोलेंगे तो ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि इस देश में सबसे लोकप्रिय यूथ लीडर के मामले में नरेंद्र मोदी सिर्फ 36% युवाओं की पसंद है। राहुल गांधी 58% युवाओं की पसंद है। यानी लगभग लगभग 22% का अंतर है। और इसका सैंपल साइज मैंने आपको बता दिया, 4,35,451 का ये सैंपल साइज है। और ये मोदी साहब की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। और पोल ट्रैकर जो बता रहा है, वो एक एक करके तमाम चीजें वो बताता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरा भी मैंने दिखा दिया कि पोल ट्रैकर सर्वे ऑफ मूड ऑफ इंडिया, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। 42% लोगों ने कहा हाँ, लेकिन 48% लोगों ने कहा ना। यानी ज्ञानेश कुमार की पूरी की तरफ पोल खुल गई है। 10% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। और इसके साथ आप देखिए प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग, और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि क्या एनडीए की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत की है। क्यों? क्योंकि वो अवार्ड लेते घूम रहे हैं। हाँ 39% लोगों ने कहा, जबकि 49% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार की विदेश नीति ने भारत की स्थिति को वैश्विक तौर पर मजबूत नहीं किया है। ये पोल ट्रैकर बता रहा है, मूड ऑफ इंडिया 2026 बता रहा है। हम और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें निकल कर आई है अंशु जी, उस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन ये बता रहा है कि ये मूड ऑफ इंडिया 2026 क्या है। लेकिन दर्शकों के सामने एक बात और बताना जरूरी, आप ये देखते होंगे ना कि जब भी मोदी साहब फंसते हैं तो कोई ना कोई ऐसा सर्वे आ जाता है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, वो बताता है मोदी जी सबसे लोकप्रिय है। मोदी जी सबसे लोकप्रिय, तो 240 पर कैसे पटक दिया था देश की जनता ने 2024 में। और मैं जरा याद दिला देता हूं, 2013-14 में मैं न्यूज एक्सप्रेस चैनल में हुआ करता था। न्यूज एक्सप्रेस में विनोद कापड़ी एंड टीम आई। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर। उसमें मेरे भी कई बॉस फंसे थे। उस ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में
तमाम जो एजेंसी फंसी थी उसमें से एक सी वोटर भी था। और इसके अलावा भी तकरीबन तकरीबन 10-11 मुझे याद है सर्वे एजेंसी थी, जिनके स्टिंग किया गया था कि आप पैसा दे दो, हम थोड़ा सा पॉपुलर दिखा देंगे, आंकड़ों में ये हेर फेरी कर देंगे, आंकड़ों में ऐसे हेर फेर कर देंगे। और ये वो दौर था अंशु जी, 2013-14 के बाद इस देश के ज्यादातर सर्वे एजेंसी ये बता रहे थे कि मोदी सबसे पॉपुलर लीडर। 11 सर्वे एजेंसियों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में न्यूज एक्सप्रेस विनोद कापड़ी की टीम ने किया था। और उसमें ये साफ साफ आया कि ये सर्वे एजेंसी कुछ ना कुछ तो गोल मट्टा कर रही है नरेंद्र मोदी को लोकप्रिय बताने के लिए, क्योंकि इस देश के युवाओं से तीन तरफा खेला जा रहा था। पहला फेसबुक प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी ने मिलकर सेट कर दिया था। आप जैसे ही फेसबुक खोलो, दुनिया भर में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की खबर सबसे पहले आ जाती थी। आपके अंदर का हिंदुत्व जगाया जा रहा था। कट्टर हिंदू, हिंदू कट्टर नहीं होते स्वभाव से, लेकिन आपके अंदर का कट्टर हिंदू जगाया जा रहा था। आप ट्विटर पे जाओ, वही सब चीजें नजर आ रही थी। और ये जो एजेंसी थी, सर्वे एजेंसी, वो हमें बता रही थी कि मोदी जी बिल्कुल छप्पड़ फाड़ नेता हो गए हैं। भारत में नहीं, दुनिया में नहीं, त्रिलोक में, ब्रह्मांड में उनसे बड़ा कोई योग्य नेता नहीं है। नतीजा, इस देश की जनता ने भरोसा कर लिया, युवाओं ने भरोसा कर लिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी की बहुमत की सरकार बनी थी आखिरी बार, 400 से प्लस करके। उसके बाद 2014 तक, 14 से पहले तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई थी। 89 में मिली-जुली सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 91 में अल्पमत की सरकार चलाई नरसिम्हा राव ने 5 साल। 96 में पहले 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बने, बहुमत साबित नहीं कर पाए, इस्तीफा देना पड़ा। फिर एचडी देवगौड़ा बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने, दोनों कांग्रेस के सपोर्ट से बने। 1998 में एनडीए का एक गठबंधन बनाकर, तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा दलों का गठबंधन बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 99 में फिर से वो चुनाव जीते, क्योंकि 99 में एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। 2004 में कांग्रेस की सरकार भी अपने दम पर वापस नहीं आई, वो यूपीए गठबंधन बनाकर आई। और 2009 में यूपीए गठबंधन रिपीट हुआ। 2014 में, यानी 84 के बाद 2014 में पहली बार इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। नरेंद्र मोदी 282 अपने बीजेपी के अपने 282 सीट आए थे, जीतकर वो प्रधानमंत्री बने एनडीए के घटक दलों के साथ। ये उसी का कमाल था। लेकिन अब एक एक करके सच्चाई सामने आ रही है। 12 सालों में लोगों को पता लग गया है कि उनके साथ, उनके दिमाग के साथ क्या खेला गया। बल्कि विशुद्ध शब्दों में कहूं तो लोगों को समझ में आ गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, इन सर्वे एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनको कैसे बेवकूफ बनाया गया। लेकिन अब जो ये मूड ऑफ इंडिया आ रहा है, ये डरा रहा है, मोदी को बुरी तरह से डरा रहा है। मोदी शाह एंड कंपनी को बुरी तरह से डरा रहा है, क्योंकि सत्ता बदली तो शायद कुछ विशेषाधिकार के कारण हो सकता है मोदी जी बच जाए, या हो सकता है ना भी बचे, लेकिन ज्यादा संभावना है कि मोदी जी बच जाए। बाकी मंत्रियों में से किस किस को जेल जाना पड़ेगा, इसका अंदाजा हम और आप अभी लगा नहीं सकते। इतनी बड़ी तबाही आने वाली है अंशु जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने संतोष जी। जैसे सर्वे का नाम ही है मूड ऑफ इंडिया, तो ये वास्तव में इंडिया का मूड ही बता रहा है। और इस सर्वे पर यकीन करने के बड़े कारण इसलिए हैं कि एक तो इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है, ये तो अपने आप में है। उसके अलावा जो जेनजी आंदोलन हुआ, उसमें पहले ही ये सर्वे बता दिया था कि भाई आप कितने अलोकप्रिय हो चुके हैं, आपको जनता पसंद नहीं कर रही है, आप जो रील बना रहे हैं उसका उल्टा मीम हो रहा है। तो जेनजी ने तो अपना सर्वे पहले दे दिया था और पूरे देश भर का मूड बता दिया था। मैं ये कहूंगी कि वाकई इस सरकार के लिए 20 जुलाई 2026 और पूरे देश भर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। और इस हुकूमत के लिए एक डिवाइडिंग लाइन है, यानी एक ऐसी रेफरेंस लाइन है, यानी कि एक था प्री 20 जुलाई 2026 एरा और एक है पोस्ट 20 जुलाई 2026 एरा। यानी 20 जुलाई से पहले का हुकूमत का दौर कुछ और था और 20 जुलाई के बाद सब कुछ बदल गया। पहले आत्मविश्वास था उस पार्टी के अंदर, उस गठबंधन के अंदर, उनके नेता जो थे वो डराते थे और वो आत्मविश्वास से लबरेज रहते थे। लेकिन 20 जुलाई के बाद जनता ने, छात्रों ने और विपक्ष ने उनको डराना शुरू कर दिया। डराना क्या, सच्चाई का आईना दिखाना शुरू कर दिया और इस तरीके से दिखाया कि उनके पास अब कोई नैरेटिव नहीं रहा, सारे नैरेटिव फेल हो गए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, कुछ भी हो। तो एक पूरा जन जागरण हो गया और एक जन आंदोलन की उसने शक्ल ले ली, जो सिर्फ छात्रों से शुरू हुआ था लेकिन देश भर में, चाहे वो मिडिल क्लास हो, कोई भी तबका हो, वहां तक आ गया। इसे मैंने जुलाई इफेक्ट नाम दिया है। ये जुलाई इफेक्ट है और ये देश के सामाजिक और
पॉलिटिकल बदलावों में लंबे समय तक याद किया जाएगा कि जुलाई महीने में क्या हुआ था 20 जुलाई को और उसके बाद कैसे पूरी राजनीति बदल गई। तो ये सर्वे तो वही बताता है कि जो 20 जुलाई को हुआ था उसके बाद किस तरह से देश का जो मूड है वो बदला हुआ है। फिर बांकीपुर और दतिया के जो चुनाव हुए उसने भी बता दिया। मिनी सर्वे और मिनी जनादेश तो वो भी था। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, बहुत सारे अभी इनके चैनल्स आके कहेंगे कि अरे ये सर्वे सही नहीं है, इस सर्वे की क्या प्रासंगिकता है, इस सर्वे पर हम कैसे यकीन करें, ये सर्वे फलाने ने करवाया है, ये उसका लिंक वहां से है। लेकिन ये नैरेटिव अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आप भले ही जांच पड़ताल कीजिए, ये सर्वे भी जिसे कहना चाहिए कि इसकी भी जांच पड़ताल करने का हर किसी को हक है, लेकिन इस पर यकीन करने के कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि अभी जो देश की जनता का मूड है वो अपने आप बता रहा है कि भाई पार्लियामेंट में आप सामने नहीं आ पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे, आप भागते फिर रहे हैं। तो यही वजह है ना कि आपके अंदर डर है और ये सर्वे वही बता रहा है, उन्हीं आंकड़ों को पेश करा। जनता से ही तो लिया गया है, उन्हीं से तो बात करके ये सर्वे आया है। तो अब मुझे लगता है कि अगर ठीक है जवाब है तो बाकी एजेंसीज भी अपना सर्वे करे और उसी तरह के सैंपल साइज ले और प्रमाणित करके बताए। आपको क्या लगता है संतोष जी, ये सर्वे जो आया है, अभी सरकार पहले ही संकटों से घिरी है, अंदर पार्टी के अंदर भी बिखराव चल रहा है, सारे नेता एक दूसरे से नाराज है, संघ भी नाराज बैठा है, बहुत परेशानियां हैं, राम मंदिर चढ़ावा का मामला है। ये सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ये फिर से सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी करेगा कि अब कैसे साबित करें कि नहीं नहीं ये झूठा है और हम तो बहुत लोकप्रिय हैं अभी भी। क्या मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं सरकार की? देखिए अंजू जी, आपने बिल्कुल सही कहा और ये मुश्किलें इसलिए बढ़ती है जब आप सुनना बंद कर देते हैं, जब आप लोगों का सलाह लेना बंद कर देते हैं। देखिए एक बात मेरा मानना रहा है हमेशा, मोदी जी भी इस बात को मानते थे, वक्त बदल गया इसलिए नहीं मानते। इस देश में हजारों नेता है, प्रधानमंत्री बनने का मौका किसको मिलता है? गिने चुने कुछ एक दर्जन से ज्यादा लोगों को, नेताओं को देश में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। 2014 में जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उससे पहले भी एक बार मेरी उनके साथ चर्चा हुई और जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया तो मैंने उनको याद दिलाने के लिए पोस्ट किया था कि सर, ये जो फॉर्म जो भरा जाता है, एक समस्या होती थी उस जमाने में कि आपको नौकरी के लिए फॉर्म भरना है या एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है तो आपको अटेस्टेड फॉर्म अपलोड करना होता था। अब हमारे जमाने में ये होता था कि एमबीबीएस डॉक्टर भी अटेस्ट कर देते थे। ठीक है, बाद में वो नियम इन्होंने बदला। उसमें ये हुआ कि या तो फर्स्ट क्लास ऑफिसर अटेस्ट करेगा या फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। तो उसी समय कुछ दिन पहले मुझे गाजियाबाद की अदालत में जाने का मौका मिला, जहां बच्चों की लंबी लाइन लगी हुई थी। वो सिर्फ अपना वो फॉर्म सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने आए थे। नौकरी का फॉर्म भरना था, सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने आए थे। पर पेज वो 50 रुपए या 100 रुपए, मुझे शायद, हाँ 100 रुपए था पर पेज। एक लड़की आई थी, बागपत या कहीं से आई थी और वो बड़ी परेशान थी, रोने लग गई थी क्योंकि पैसा खत्म था। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों वहां पे गए हुए थे। अब वो लड़की इतनी स्वाभिमानी थी कि पैसा लेने तक को तैयार नहीं थी। फाइनली मैंने अपने वाइफ, हम लोग गए और हमने कहा कि बेटा ठीक है ये रख लो, और मैंने कहा कि आप पैसा भेज देना, हमें जैसे भी भेजना है आप भेज देना। वो हमने उनको समझाया तो वो थोड़ी सी मानी, उसने पैसा लेके अटेस्टेड करवाया। उसके कुछ दिनों बाद जब शपथ लेना था तो मैंने प्रधानमंत्री जी को किया कि जब आपको नौकरी देना ही है तो आप सब फॉर्म उस टाइम वेरीफाई करते हो, जब फाइनली नौकरी दी जाती है अपॉइंटमेंट से पहले वो सारे फॉर्म वेरीफाई किए जाते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए या भरते समय आप क्यों सारे फॉर्म अटेस्टेड मांगते हो? सत्ता में आने के अगले ही दिन या अगले दिन, हाँ अगले ही दिन, उन्होंने डीओपीटी को ऑर्डर दिया कि इस अनिवार्यता को खत्म करो और 48 घंटे के अंदर, विद इन 48 आवर्स, प्रधानमंत्री ने वो अटेस्टेशन वाला मामला खत्म करके उसको कर दिया कि सेल्फ अटेस्ट वाला भी है वो चलेगा, वो इक्वली मान्य होगा। सुनते थे, मैंने खुद सोशल मीडिया पर उस समय जबरदस्त तारीफ भी करी कि आपने इस तरह का सलाह माना। इस तरह की सलाह को सुनना चाहिए। लेकिन 2016, मैं इसको डिवाइड कैसे करता हूं, 2016, 8 नवंबर 2016 को जो उन्होंने नोटबंदी वाला ऐलान किया ना, उसके बाद वो बदल गए। अब वो अमेरिका के प्रेशर में बदले या वो चाइना के प्रेशर में बदले या वो अडानी साहब को फायदा पहुंचाने के लिए बदले, वो किस लिए बदले इस पर किसी जमाने में हम लोग बैठेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद वो धीरे 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 भारत से करते चले गए। 19 का चुनाव उन्होंने एक अलग तरीके से जीता, 24 के चुनाव में विदाई होनी थी। अगर उड़ीसा वाला खेल ना होता
वो नवीन पटनायक आज समझ रहे हैं, क्योंकि नवीन पटनायक को आखिरी समय तक गठबंधन के लिए बीजेपी ने उलझाए रखा और उधर बीजेपी ने अपनी पूरी विधायकों की लिस्ट बना ली थी और पूरे लोकसभा की लिस्ट बना ली थी। दोनों चुनाव एक साथ होने थे और आखिरी समय पे गच्चा दे दिया नवीन पटनायक को। कई तरह की बातें थी, जबकि नवीन पटनायक ने व्यक्तिगत तौर पर कभी नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं बोला था। नवीन पटनायक ने अपने दौर में जितनी आपदाएं आई, जो सुनामी और इस तरह के जो भयंकर चक्रवात या तूफान आए, केंद्र की मदद, केंद्र पर कभी ठीकरा नहीं फोड़ा, केंद्र से कभी मदद नहीं मांगी, अपने राज्य के खर्चे पर उन्होंने काम किया। बल्कि मोदी साहब को जब जब संसद में जरूरत पड़ी, बीजू जनता दल के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में साथ दिया। उन नवीन पटनायक साहब को मोदी जी ने धोखा दे दिया। अगर वो खेला ना हुआ होता तो ये 230 पर अटक जाते। मैं बीजेपी ऑफिस में उस समय भी खड़े होकर कहता था कि 230 से ज्यादा नहीं आएगा, 40 आई और ये मुश्किल से सरकार बना पाए। उड़ीसा की मैं सबसे बड़ी भूमिका मानता हूं, लेकिन उसके बाद ये लोग चीजें बदलती चली गई। बाद में जैसे राहुल गांधी कहते हैं, अब कितना सच कितना गलत, वो एप्स्टीन फाइल वाला जिक्र करते हैं, वो अडानी साहब वाला जिक्र करते हैं। अडानी साहब फाइनली फ्री हो गए, अब कितना अमाउंट देके बरी हुए ये हम और आप सभी लोग जानते हैं, वो तमाम सोशल मीडिया पर है। लेकिन अब धीरे धीरे अब जैन जी इनके बहाने को सुनने को तैयार नहीं। आप ऊपर के स्तर पे करप्शन करते रहिए, लेकिन जब जज जी ये देखता है कि भैया एक हाईवे बनाया तुमने, वो ढह गया, एयरपोर्ट बनाया पानी भर रहा है, ऐसे एयरपोर्ट बना दिए जिस पर हवाई जहाज उड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपने उसको सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया। आप पेपर ढंग से नहीं करवा पा रहे, आपने सीबीएसई की ऐसी तैसी करके रख दी, एनटीए आपने प्राइवेट संस्था बना के रख दी, हर जगह आपने संघ वाले ठूस दिए और संघ वाले शिक्षा के क्षेत्र का वही कबाड़ा कर रहे हैं जो उन्होंने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ किया। ये तमाम गुस्सा आने लगा और जब जब मोदी जी फंसते हैं तब तक भागवत जी सामने आ जाते हैं कुछ न कुछ नया बयान लेकर। इस पर मैंने और राकेश पाठक जी ने, यशवंत सिन्हा जी के साथ मेरी विस्तार से चर्चा हुई थी। मोहन भागवत हमेशा 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 मोदी को बचाने के लिए आते हैं, मोदी के फॉलोअर बन गए, पिछलग्गू बन गए। क्यों? क्योंकि सत्ता सुख भोगने की आदत लग गई, इसलिए वो हमेशा मोदी को बचाने के लिए आगे आते हैं। अब उसके साथ क्या हो गया, कुछ सर्वे एजेंसी भी आ जाती है। जब जब मोदी जी फंसते हैं तो कुछ सर्वे आ जाता है कि मोदी जी इतने पॉपुलर लीडर है, इतने। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो कहां से जाकर क्या डाटा इकट्ठा करते हैं, खैर वो उनका अपना विज्ञान होगा। लेकिन ये जो मूड ऑफ द नेशन है, जो पोल ट्रैकर है, इसमें हमने दर्शकों को कहा था कि 2-3 चीजें और बताएंगे, तो अब आप ये जी देख लीजिए, ये बड़ा दिलचस्प है। अंशु जी, ये जो स्क्रीन पर है, ये पोल ट्रैकर सर्वे ऑफ मूड ऑफ इंडिया 2026। युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं? सिर्फ 23% लोगों ने कहा है नरेंद्र मोदी को। और ये सैंपल मैं फिर बता देता हूं, 4,35,451 का है। सिर्फ 23% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी को अपने भविष्य के लिए नेता मानते हैं। राहुल गांधी को 69%, 69% लोगों ने माना है। तो नरेंद्र मोदी 23 और राहुल गांधी 69। कितना अंतर है आप ये देखिए, ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। सर्वे में आमतौर पर 1-2% प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन इसमें 2%, 5%, 10% भी प्लस माइनस कर दीजिए, 20% भी प्लस माइनस कर दीजिए, तो भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और जी इसके जी, यहाँ बाद मैं जो आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगी दर्शकों के लिए और आपको बताने के लिए, ये जो युवाओं में लोकप्रियता बताई है उसका चुनावों में कैसे असर पड़ सकता है। ये जो यूथ की जनसंख्या है, जिसमें जेनजी भी आते हैं और बाकी भी आते हैं, वो 15 से 35 साल के लोग हैं और वो हमारी जनसंख्या में लगभग 43 से 45 करोड़ है। जान लीजिए कितना बड़ा चंक है ये। और अगर ये 43 से 45 करोड़ लोग, और जो आप दिखा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े अनुपात में अगर राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, तो सोचिए अगर ये 45 करोड़ वोटर्स, जो कि 2029 में एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक होगा, अगर वो राहुल गांधी को वोट करते हैं तो फिर साफ समझने की बात है। और जो कि दिखा ही रहा है उनके छात्रों के गूंज कार्यक्रम में और बाकी चीजों में कि यूथ का समर्थन उनको है। तो ये 45 करोड़ का आंकड़ा दर्शकों ध्यान रख लीजिएगा, अगर ये जाता है राहुल गांधी की किटी में, राहुल गांधी कांग्रेस के पास, तो सोच लीजिए कि ये जो पोल ट्रैकर है, फिर मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ गलत कह रहा है। आप आगे बढ़िए और दिखाइए। नहीं अंशु जी, एक चीज पे मैं मानता हूं कि पोल ट्रैकर गलत कह रहा है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव मैंने जमीन पर उतर के कवर किए हैं। हाँ अब जो आंकड़ा दिखा रहा हूं इससे थोड़ा सा मेरा ना इत्तेफाकी है, लेकिन चूंकि हम पूरी खबर दिखा रहे हैं तो इसको मैं दिखा देता हूं। अब ये क्या बता रहा है, ये जरूर। सबसे जबरदस्त सवाल है। सवाल पूछा गया था कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो आप किस गठबंधन या पार्टी को वोट देते?
इसमें 44% लोगों ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, यानी इंडिया गठबंधन को ये 280 सीटें दे रहे हैं। 40% लोगों ने कहा कि वो एनडीए को वोट करेंगे, यानी एनडीए को 240 सीटें दे रहे हैं, और अदर्स को 16% यानी वो 23 सीटें दे रहे हैं। तो ये जो है एनडीए 280 सीट, बहुमत के लिए 272 चाहिए, माफ कीजिएगा इंडिया इंडिया को 280 सीट दे रहे हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए, तो बहुमत से 8 सीटें ज्यादा दे रहे हैं, और एनडीए को 240 दे रहे हैं। तो ये इन मतलब इंडिया और एनडीए में ये सिर्फ 40 सीट का अंतर रख रहे हैं। इस पे थोड़ा सा मुझे जो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जिस तरह से चुनाव कवर करता हूं, अगर ये इतने प्रतिशत का हेरफेर होता है और जेन जी की जो संख्या निकलकर सामने आ रही है, जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे 2029 के लोकसभा या आज की तारीख में मैं बात कर लूं, मैं 18-19 साल के जो वोटर होंगे, वो जितने बड़े पैमाने पर ये गुस्से में है, उसको देखते हुए मेरा ये मानना है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में कम से कम 8 से 9% वोटों का डिफरेंस हो सकता है। ये कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा पता नहीं। और जैसे ही 8 से 9% वोटों का डिफरेंस होगा, तो सीटों का जो तुलना है वो आप मान के चल लीजिए कि वो 40 का नहीं, वो करीब 70 या 80 के आसपास वो सीटों का डिफरेंस होगा। अब कितना मिलेगा इंडिया को और कितना मिलेगा एनडीए को नहीं पता, लेकिन वो 70 से 80 सीटों का डिफरेंस होगा। एक बात और, ये जो डिफरेंस है ये वर्तमान सीटों वर्तमान गठबंधन के आधार पर है। अगर हारने की संभावना पैदा होगी, अगर मोदी के सत्ता से बाहर होने की आशंका पैदा होगी, तो ईडी के सताए हुए लोग, सीबीआई के सताए हुए लोग, इनकम टैक्स के सताए हुए लोग जो बड़े पैमाने पर भाजपा में गए हैं, क्या वो बैक टू पेविलियन घर वापसी नहीं करेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल है कि उस समय नीतीश कुमार क्या सोचेंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन में आना नहीं चाहेंगे जिनको उन्होंने ही बनाया था? जगन मोहन रेड्डी जो फिलहाल अदर में नजर आ रहे हैं, क्या वो वापस कांग्रेस की तरफ आना पसंद नहीं करेंगे ताकि वो चंद्रबाबू नायडू को हरा सके? और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? अपने ससुर की पार्टी को तोड़कर चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं, और कभी वो क्षेत्रीय दलों के मोर्चे में हो जाते हैं, कभी वो बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो कब किसके साथ जाएंगे? सत्ता सर्वोपरि होती है, उनको भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, और वो निशांत कुमार की हालत देख चुके हैं नीतीश के बेटे की। उनको पता है कि भाजपा का बस चले तो मेरे बेटे का राजनीतिक करियर भी खत्म कर दे। वो क्या करेंगे? क्योंकि जैसे ही चुनाव हार के करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, एनडीए गठबंधन में एक बड़ी भगदड़ मच जाएगी, और कई क्षेत्रीय दल भी फिर अपना अपना पाला तय करने की कोशिश करेंगे, और तब वो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई बार मैं कहता हूं कि 1975 के घोषित आपातकाल के बाद पूरे उत्तर भारत में 250, 245 या 246 सीटें थी उस समय, सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई। कहीं ऐसा तो ना हो कि जैन जी का गुस्सा ऐसा हो, पता लगे कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत में तो भाजपा वैसे भी कहीं नहीं है, पूरे उत्तर भारत में अगर आधा भी साफ हो गया, आधा भी अगर साफ हो गया, तो फिर भाजपा 100 से भी नीचे पहुंच जाए तो हम लोगों को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग की भूमिका पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। जिन जिन युवाओं को इन्होंने अपने काबू में करने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, उनको रील बनाने के एक तरीके से नशे में डाला गया, उनको कहा रील्स बनाओ और कमाई करो, उन्हें कहा नौकरी से क्या होता है, अपना स्टार्टअप, अपना धंधा करो, लेकिन देश में उस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब जीएसटी है, उससे लोग परेशान हैं, छोटे जो एमएसएमईज़ हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनके पास अलग तरह की शिकायतें हैं। जो इन्होंने कहा, उससे रियल वास्तविक जो समस्याएँ हैं, वो हल नहीं हुई। तो उसका परिणाम हम इस तरह के सर्वे में भी देख रहे हैं और जेन ज़ी आंदोलन में भी देख रहे हैं, तमाम चीज़ों पे देख रहे हैं। दर्शकों, इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, लेकिन उससे पहले एक गुज़ारिश है जो हम हमेशा करते हैं। हमारी पत्रकारिता आपको पसंद आती है, हमारी निर्भीकता और हमारा खबरें सुनाने का ये तरीका आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है। और हमारे वीडियोज़ को प्लीज़ मतलब कम से कम आधा तो ज़रूर देखिए। ऐसे तो इतना रोचक रहता है संतोष जी का बताने का, खबरों को सुनाने का तरीका, और उनके पास जो खबरें हैं वो सबसे पहले आती हैं। इनका जो अनुभव है और सब सोर्सेज़ इनके पास हैं जिससे इनको तुरंत खबरें ये आप तक लेकर आते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आप चाहें तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि सबसे पहले आपके पास खबरें पहुँचेगी, नोटिफ़िकेशन आपके पास पहुँचेगा। और हम लोगों के काम करने के तरीके से कोई शिकायत या कोई बात भी कहनी है तो आप पहुँचा सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। तो यही आपसे गुज़ारिश है। कार्यक्रम को मैं अंतिम पायदान की ओर ही ले जाती हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
ये जो मूड ऑफ इंडिया अभी बताया जा रहा है सर्वे के, तो ये कोई गलत तस्वीर इसलिए नहीं पेश कर रहा मैं कहूँगी क्योंकि ये अभी वास्तव में मूड है देश का, यही मूड है। अगर ऐसा ना होता तो लोग सड़कों पर नहीं होते, आपकी जय-जयकार लगा रहे होते। ऐसा ना होता तो आप संसद से भाग नहीं रहे होते, आप सदन में आके मुद्दों का जवाब दे रहे होते। ऐसा नहीं होता तो पूरा विपक्ष आपके ऊपर इस तरीके से हमलावर नहीं होता। तो ये स्थितियां साफ तौर पर बता रही है कि देश में आपकी लोकप्रियता कम हुई है, बहुत कम हुई है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले ने इसमें तो जैसे कहा जाएगा कि आखिरी प्रहार किया है। जो आपका कोर बेस वोटर था, जो मिडिल क्लास था, जो जिन्हें आप हिंदू वोटर, सनातन वोटर कहते हैं, जो आपने जिनको राम मंदिर के मुद्दे पर जोड़ा हुआ था, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जिनको आप हमेशा चार्ज्ड रखते थे, वो अब एक धोखा महसूस कर रहा है कि ये जो अपना मुद्दा था वो भी मुद्दा इनका नहीं है। तो साफ तौर पर ये सर्वे मूड बता रहा है अभी देश का, इंडिया का। मुझे इसमें बहुत ज्यादा शक नहीं है, कुछ चीजें हो सकती हैं ऊपर नीचे, मैंने जैसे कहा ये भी एग्जामिनेशन की दरकार करता है। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो बहुत सारी और सर्वे एजेंसियां हैं, वो अपने सर्वे को लाएं और ये भी मुकाबला हो जाए और चीजें साफ हो जाएं। जैसे आज अमित शाह कह रहे थे कि मैं आऊंगा बोलूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जरूर आए और दूध का दूध पानी का पानी करें, देश इंतजार कर रहा है। तो आखिरी टिप्पणी आपकी संतोष जी, और कार्यक्रम समाप्ति की ओर ले जाइए। अंशु जी, दूध का दूध और पानी का पानी, वो डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद लेकर पहुंचे थे। योगी जी ने कहा था 15 दिन में दूध का, अभी तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ। एक बात आपने कही डेटा वाली और रील वाली, अब तो रील का रोजगार भी हो सकता है बंद हो जाए। पहले फ्री की आदत लगाई गई और अब मोबाइल कंपनियां मनमानी करते हुए अपने टैरिफ को बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। और उसमें स्पीड क्या मिलती है वो माशाल्लाह हम और आप सभी जानते हैं। कई बार हम कार्यक्रम करते रहते हैं, उसमें भी स्पीड गजब हो जाती है, जबकि हमारी स्पीड तो 200 एमबीपीएस की है। कायदे से तो हिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाता है, चूंकि मोबाइल कंपनियों की लूट और मनमानी है। एक बात और समझ लीजिए कि यूपीआई की लत लगाई गई, हमें कैशलेस इकोनॉमी की लत लगाई गई। आज अगर आप गूगल पे से अपने मोबाइल का बिल पे करेंगे ना, तो वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है, और जो पैसा वो चार्ज करता है उसमें सरकार जीएसटी भी लेती है। तो ये कौन सी कैशलेस इकोनॉमी है, जरा बता दीजिए। पहले आदत लगाई गई और अब हमसे लूटा जा रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस लूटमार में सब शामिल है। जहां जहां प्राइवेटाइजेशन की बात आती है, संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है कि प्राइवेट अस्पतालों के रूम का किराया उसी अस्पताल के बगल में कोई 3 स्टार होटल है, उससे कई गुना ज्यादा है। तो इस तरह की तमाम चीजें, स्कूलों की लूट, आज मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो भी कई जगह छप रहा है। ये तमाम तरह की जो लूट है वो जारी है। और अब इस देश का जेन जी, इस देश का युवा इस लूट को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और 14 में जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता सौंपी थी, अंशु जी, वो 40 से 45 से ऊपर वाले लोग। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि जेन जी, अल्फा जी, क्या किसको कहूं। तो मैं एज में ही कहता हूं कि 40 से ऊपर वाले लोग नाराज है, हताश है, निराश है। क्यों नाराज और हताश और निराश है? क्योंकि उनसे ऊपर वाले भी कह रहे हैं, बुजुर्ग, कि देखा मैं कह रहा था ना मोदी पे, बीजेपी पे भरोसा मत करो। और उनके बच्चे भी कह रहे हैं कि आपने पापा क्यों आपने भरोसा कर लिया, ये बीजेपी वाले तो किसी काम के नहीं है। वो बीच वाला आदमी बहुत परेशान है आज की तारीख में, क्योंकि उसने गलती कर दी चुनकर। बाकी जनता जनार्दन, दर्शकों से कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे और अंशु जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। और इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाए तो मोदी साहब को कितनी सीटें मिलेंगी? नमस्कार। नमस्कार।